जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का जो समान अध्ययन प्रैक्टिस बुक निकाला गया है, जिसमें कि पूरे 5000 क्वेश्चन का जो है संकलन किया गया है। एडिटोरिया के जो प्रवीण सर है उनके द्वारा जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को संकलन किया गया, जो आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और अब तक जो एग्जाम में आए हुए उन सारे प्रश्न को जो है इसमें समाहित किया गया है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का 2 सेट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और हम आज इस में जो है प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से, जिसमें कि आपके सामने में ये रहा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि विशेषता जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ये दिया गया है ना, देशी रियासतों की आंतरिक शासन जो है कंपनी के अधीन होगी, ये जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत कहा गया। और क्वेश्चन में कह रहा है आपको कौन सही नहीं है। जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये नहीं वाले जो शब्द हैं इनको जरूर ही सामने से देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अक्सर यही नहीं वाला जो वर्ड जो है क्वेश्चन को गलत करवाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। कह रहा है इसमें निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो किसके तहत कार्रवाई की गई थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मिहिर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया है। तो इनका नाम बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का जो है प्रकाशित या संपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको पूछ रहा है बाल हत्या, क्या करा, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी के में अधिक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये जो नहीं वाला वर्ड है इसको अवश्य रूप से आपको पॉइंट आउट करना है। ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह एक बंद तंत्र होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इसकी अपनी उत्पादकता होती है, जो सही बात है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही बात हो जाएगा। और उसके बाद है यह एक जो है कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। क्या कह रहा है, प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जल चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में गौतम बुद्ध ने सिंध में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है, आपको पता होगा गौतम बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको वैशाली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है जो सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने में कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर घटना होती है, तो कैसे हो जाएगा, इस दिन पृथ्वी की दूरी सूर्य की न्यूनतम होती है। क्या कह रहा है, पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य की न्यूनतम होगी। तो दोस्तों इससे संबंधित 2 प्रश्न आता है, उपसौर और अपसौर। एक छोटा सा इसका ट्रिक कह लीजिए वो हो जाएगा, जिससे आपको याद रह जाएगा। उपसौर जो है उसमें जो है जो पृथ्वी की और सूर्य की दूरी जो है वो न्यूनतम हो जाएगा, उप में न्यूनतम हो जाएगा। और आपको याद रखना एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। एक होता है अपसौर। अप मतलब क्या होता है, जैसे किसी को आप बोल रहे हैं आप आइए, तो मतलब वो दूर है तो वो नज़दीक आ रहा है, तो आप आइए, तो अप से आपको कनेक्ट कर लीजिए, उससे आपको याद रह जाएगा कि जब जो है
जो है जो दूर से जो आएगा, जो दूर की स्थिति बनेगा तो वो हो जाएगा अपसौर, और निकट दृष्टि के जब बनेगा, जो न्यूनतम दूरी के जो बनेगा तो वो हो जाएगा आपको उपसौर। तो इसमें पहला उपसौर की स्थिति घटना पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा एल तरंगे जो है सबसे विनाशकारी जो होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, आपको पूछ रहा है सुमेलित इसमें कौन सा है, तो बाकी सब इसमें रॉन्ग मिस मैच क्या होगा, आपको सही जो सुमेलित है वो खोजना है। तो ये देखिए इसमें मैनी जो है मैगीनॉट रेखा जो है, मैगीनॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी को जोड़ता है, ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ये सही सुमेलित है, बाकी जो आपको मिस मैच है, गलत मैच किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है, तो सबसे पर्वत ऊंची श्रृंखला पूछी है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में तो इसका हो जाएगा एंडीज, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको जो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा कैबिनेट मिशन योजना के जो है आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो ये किया गया था आपको 24 अगस्त 1946 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो सांसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, एकदम सही बात है ये। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी जो है सांसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ये बात भी सही है। इस प्रकार से इसका जो है दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कह रहा है आपको कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो 54 जो है आपको समझ में आ रहा है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, और पूछ रहा है ये राष्ट्रपति के किसके लिए जो है यूज होता है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति का क्षमा दान से संबंधित है, आपको ये देख लेना है, और 61 से जो है राष्ट्रपति का है, इसमें आपको महाभियोग से संबंधित है। तो ये हो गया आपको राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन गलत है, क्या पूरा गलत। देखिए जिस भी यहाँ पे गलत या नहीं का सिंबल क्वेश्चन में आ जाए तो पहले इसको ना आप हाईलाइट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी होगा। तो पहले क्या कह रहा है, नहीं, गलत कौन सा है, तो कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। तो ये कथन जो है आपको बिल्कुल गलत कह रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, ये बात गलत है। इसका जो है पेंशन जो है ये राज्य से नहीं बल्कि केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। बाकी आधा बात इसमें सही कहा गया। बाकी बात जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, एकदम करेक्ट बात है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये बात भी सही है। और राज्य लोक सेवा के अध्यक्षों या अध्यक्षों को उसके पद से जो है हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये बात भी सही हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कौन गलत है, तो सी नंबर ऑप्शन जो गलत है, इसलिए हमारा आंसर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है आपको वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, और दूसरा कह रहा है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। तीसरा, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो पहला और तीसरा हो जाता है। 1 और 3 कथन सही होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, कथन में इसका आंसर दिया गया है। तो ये देखिए आपको हो जाएगा
जो है पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात और तीसरा है खुले बाजार की प्रतिक्रिया। तो ये जो है आपको तीनों जो कथन दिया गया है ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रधानमंत्री संपदा योजना, किसके बारे में पूछ रहा है? प्रधानमंत्री जो है संपदा योजना के बारे में का जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना ही प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? किससे कह रहा? FRBM से संबंधित जो है अधिनियम क्या है, किससे संबंधित है? तो इसका जो है हो जाएगा सही आंसर, वो होगा NK सिंह समिति से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, के बारे में भारत का जो है सिफारिश कौन करता है? तो ये जो हो जाएगा आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो होता है ना, इसी के द्वारा जो है इसका सिफारिश किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो सीता अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, सीता अध्यक्ष कौन होता है? तो वो हो जाएगा आपको भूमि कर विभाग का जो अधिकारी होता है उसको सीता अध्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 28 नंबर का देख लीजिए। इसमें कह रहा है आपको कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो कश्मीर का जो है क्षेत्रीय इतिहास का जो सजीव वर्णन है वो किसमें मिलता है? तो ऑप्शन दिया गया है किताब उल रहला, किताब उल हिंद में, तुगलकनामा में और राज तरंगिणी में। तो आपको पता होगा ये जो राज तरंगिणी में जो है इसमें इसका जो है वर्णन मिलता है और ये राज तरंगिणी के द्वारा कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिजदा व पैबॉस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिजदा एवं पैबॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होगा ये बलबन के द्वारा जो है लागू किया गया था। और इसका एक और इम्पोर्टेंट है रक्त एवं लौह की नीति, वो भी बलबन के द्वारा ही लागू किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपको उत्बी कौन था? उत्बी के बारे में पूछ रहा है जो है, उत्बी कौन था? तो उत्बी जो है ना एक इतिहासकार था। कौन था? उत्बी जो है एक इतिहासकार था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए फिर यहाँ पर आ गया असत्य। जब भी असत्य, गलत और नहीं आए तो उसको डेफिनेटली आप हाईलाइट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आंसर को फाइंड करिए। असत्य कथन के बारे में पूछा था, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ये एकदम आराम से आप फाइंड कर पाएंगे, इवन हर कोई फाइंड कर लेगा, क्योंकि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में है, जो कि है बिहार में। और यहाँ क्या कह रहा है? दिल्ली में। ये गलत होगा और हमको गलत ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई थी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचना जो किया गया अमुक्त माल्यदा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रिपीट में होता है। और इसका देख लीजिए अमुक्त माल्यदा जो लिखा गया है वो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है, कृष्ण देव राय के द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो बहलोल लोधी के द्वारा जो है सर्वाधिक समय तक शासन किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कहाँ पूछा था? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको प्रोटीन। प्रोटीन जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो अभिक्रियाएं के बारे में पूछा, जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो वो हो जाएगा आपको ग्रेना। कहाँ होगा? ग्रेना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको हेपेटाइटिस क्या कह रहा है? जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस के बारे में पूछ रहा है, हेपेटाइटिस क्या होता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो क्या होता है? हेपेटाइटिस के बारे में पूछा, क्या हेपेटाइटिस वे पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। क्या होता है? वे पौधा जो लवणों वाली मिट्टी में उगता है उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। सॉरी हम गलत पढ़ दिए दोस्तों, यहाँ पे ये हेलोफाइट कह रहा है।
हेलोफाइट। हेलोफाइट के बारे में कह रहा है ये क्या होगा, तो ये वे पौधा जो लवणों में उगते हैं, लवणीकृत होते हैं, उसको हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो एड्स के बारे में पूछ रहा है, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए देखिए इसमें पहला दिया हुआ PCR टेस्ट है, रिपा टेस्ट है, CD4 है और एलिसा है। तो एड्स में जो यूज होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपको PCR, CD4 और आपको एलिसा। तो ये जो तीन जो है, ये तीनों जो है उसमें यूज होता है। कौन सा, PCR, CD4 और एलिसा 1, 3 और 4 ये जो है एड्स के टेस्ट में यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, तो क्या कह रहा है, कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो A और B में कोई भी जो है रुधिर प्लाज्मा एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो ट्रिकी है 39 नंबर में, इसमें कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT, क्या कह रहा है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है, तो कौन सा एक नहीं होता है, तो पीलिया नहीं होता है, बाकी जो है होता है। तो फिर ध्यान रखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में क्या करना है आपको, जो हाईलाइट कर लेना है। और देखिए डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनस ये इसमें होता है, ये तीनों, परंतु पीलिया नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको अल्फा कण द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो ये जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन की गतिकी नियम के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा द्वितीय गतिकी नियम से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो उसका क्रिया पूछ रहा है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर जो है ये भी जो है बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो समस्थानिक के बारे में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्थानिक वाला अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोलिनियम, क्या होगा, पोलिनियम। तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला पूछेगा तो इसका आंसर पोलिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा, पानी बनता है और ये ईंधन के रूप में यूज होगा फ्यूचर में, बहुत ही चर्चा में है अभी ये। और नेक्स्ट प्रश्न में आपको ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन के बारे में पूछ रहा है। ग्रेफिन जो है वो क्या होता है, तो ग्रेफिन ना कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, क्या है, ग्रेफिन जो है कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 46 में है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात कर रहा है, आप सभी को पता होगा 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको यहाँ पे देखिए मिलान के लिए दिया गया है, जो 47 नंबर का है वो आपको मिलाना है। तो देखिए मिलाने के लिए पहले देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको चल जाएगा पणजी में, जो A का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान जो है आपको, सॉरी ये गलत मिला दिए हैं, ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको चल जाएगा गांधीनगर में, कहाँ चल जाएगा, गांधीनगर में। दूसरा है आपको राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ये आपको पणजी जो कि है गोवा में चला जाएगा। नेक्स्ट में आपको केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपको कहाँ चल जाएगा, तो मैसूर में चल जाएगा। और लास्ट में बच रहा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपको दिल्ली में चल जाएगा। इस प्रकार से इसका कूट मैच करिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए जो कि 48 नंबर में है, इसमें है पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है, तो पंचतंत्र के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता होगा ये वैष्णव धर्म से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बच रहा है 2 क्वेश्चन, जो है 49 नंबर में। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण को मात्र एक है जो भारतीय हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है,
वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो बिहार की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतने 50 क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ स्मरणीय तथ्य जो इससे संबंधित हैं वो यहाँ दिए गए हैं और जो कि आगामी सारे प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको पता होने चाहिए, और ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद के बारे में क्या क्या तथ्य हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देख लीजिए। यह सबसे प्राचीन वेद है, पहला बात हो गया, इंपॉर्टेंट बात है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। तो जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो आपको यहाँ से याद रखना तीसरे मंडल में है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण है। तो पूछेगा आपको 4 वर्ण किस मंडल में मिलते हैं, तो आपको 10वें मंडल में जो है 4 वर्ण मिलते हैं, जिसमें कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कह रहा है इस वेद में इंद्र के लिए 250 जो है एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। किसके लिए? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का जो है रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है। अगर आपसे पूछ ले गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसी वेद यानी ऋग्वेद में मिलता है। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार इस वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। आने वाले हर एक सेट हर एक क्वेश्चन में आपको ये एक मिलेगा, अघन्या किसको बोला जाता है, तो गाय को अघन्या बोला जाता है, और यह अघन्या जो है इसके लिए किया जाता है। तो अब देख लीजिए इसमें अघन्या के बारे में बोला गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप में यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में बोल रहा है। यजुर्वेद के इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वायु कहते हैं और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है और यह जो है गद्य एवं पद दोनों में है। तो यह क्या है? गद्य एवं पद में पूछेगा कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में हो जाएगा। आगे है देखिए सामवेद। सामवेद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट तथ्य जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रतु कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। सामवेद संगीत से संबंधित पूछेगा वेद, तो आप लोग आराम से सामवेद लगा दीजिए। अथर्ववेद से संबंधित देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। पूछ लिए औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वेदों की संख्या कितना है, तो 4 है। वेदांग की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वेदों की संख्या पूछे तो 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है और देखिए पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितना हो जाएगा, 108। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे इससे एग्ज़ाम में, और ये आपको होना चाहिए। तो अब देख लीजिए अगला सेट जो है प्रैक्टिस सेट 4 नंबर का है, जो इसी से जुड़ा हुआ है। इसको भी कंटिन्यू हम लोग इसी सेट में देख लेंगे, और कंटिन्यू देखने के लिए आपको जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वीडियो को देखिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप एग्ज़ाम के लिए। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है। तो देखिए इस सेट का एक खासियत ये है कि और सब सेट में सेक्शन वाइज होता है, जिस सब्जेक्ट से तो उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है, पर इसमें ये एक खासियत है कि सारे सेक्शन को कवर किया गया है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब जगह से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम के लिए। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो निश्चित ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे यहाँ से। तो पहला देख लीजिए, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये आपको 1986 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम परितंत्र कौन सा है। कृत्रिम परितंत्र के बारे में पूछेंगे तो वो आप जो है बगीचा लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, सर्वाधिक कौन करता है, तो वो हो जाएगा आपको जलवाष्प। कौन सा हो जाएगा, जलवाष्प। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में आपको भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा कन्याकुमारी। कौन हो जाएगा, कन्याकुमारी जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, कौन सा वन पाया जाता है। तो ये जो है आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होता है ना, ये सर्वाधिक क्षेत्र पे पाया जाता है। आप याद रखिए, ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और ये तरह का जो वर्ड होता है ना, अक्सर कंफ्यूज करता है। तो अगर सर्वाधिक क्षेत्र के बारे में अगर पूछ लिया आपसे, तो आप आराम से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए यहाँ पे पढ़ रहा है कौन सा सही है। तो इसमें 2 कथन दिया गया है, दोनों कथन को देख लेते हैं। पहला है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। एकदम सही बात है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपको, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है सिर्फ ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। देखिए नदी से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगे मिलेगा। तो ये जो है आपको नर्मदा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए जबलपुर शहर जो है मध्य प्रदेश का, वो नर्मदा नदी पे है। और जो है धुआंधार जलप्रपात जो है वो भी आपको नर्मदा नदी पे है। और ओंकारेश्वर बांध जो है वो भी आपको नर्मदा नदी पे है। तो नर्मदा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है ना रिफ्ट में बहने वाली नदी है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको आप ध्यान रख लेंगे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताया आपको। नेक्स्ट है आपको, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो चाय की खेती के लिए जो है ना अम्लीय मिट्टी जो है बहुत ही जो है उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, मानसून निवर्तन होता है। क्या कह रहा है कि मानसून निवर्तन कब होता है। निवर्तन के बारे में पूछ रहा है। तो ये कब हो जाएगा, जब उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ आएगा तो मानसून निवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेनेजुएला किसकी राजधानी है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो है कराकस की राजधानी जो है वेनेजुएला हो जाए। किसका राजधानी हो जाए, कराकस का राजधानी जो है आपको वेनेजुएला हो जाएगा। काहिरा जो है किसकी राजधानी है। तो काहिरा आपको पता होगा मिस्र की राजधानी है, जिसको इजिप्ट बोलते हैं। और आगे प्रश्न की देख लेते हैं। इसके बाद जो है 11वें नंबर का प्रश्न, इसमें आपके सामने में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए फिर आपको नहीं वाला वर्ड आ गया है, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो ये है अमेरिका जो है बागियों। अमेरिका जो है बागियों ये सुमेलित नहीं है। जबकि भारत में चक्रवात कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। ये आपको जो है ना चक्रवात के अलग अलग देश में अलग अलग नाम होते हैं, उससे संबंधित हैं। तो ये जो तीनों सही हैं। अमेरिका में जो है आपको बोगिया नहीं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति के बारे में पूछ रहा है, आपको पता होगा। ये जो है आपको कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है किससे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी में लगभग सभी को पता रहता है। आप देख लीजिए, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। और मूल कर्तव्य से पूछे आपको तो ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था। संविधान में शुरू से नहीं था, इसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। और जो है इसमें तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 42 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, इसमें कह रहा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देख लीजिए, इसमें कह रहा इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले आयु तक होता है। दूसरा है, यह राष्ट्रपति के पर्याप्त अपने पद पर बना रहता है। ये बात तो सही है, एकदम कंफर्म है। तीसरा है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करते हैं। ये बात भी एकदम बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट में है आपको ये जो ऊपर में है, कार्यकाल भी जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये भी आपको सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न में आपको राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों क्या कर मुख्यमंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है, कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। देखिए फिर यहाँ नहीं शब्द आया है, इसको बिल्कुल से गौर करके देखना है। तो ये जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर दिल्ली के बारे में पूछ ले आपको तो दिल्ली में जो है ना मात्र जो है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्शनल है, आप इसको ध्यान में रख लें। बाकी राज्य में जो है और केंद्र में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के केस में जो है 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंदर में आता है। तो उच्च किसके बारे में पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछ रहा है। तो ये आपको आ जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंदर में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1985 में किया गया था। बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम से किया गया था। तो ये आपको भी इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, इसमें आपको कह रहा है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख क्या है। तो उसका उल्लेख के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 78 मैंने अनुच्छेद 78 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है दक्षिण कोरिया को जाना जाता है लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लैम के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न में आपको विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। यहीं पे आप 22 मार्च से 22 अप्रैल का भी आप याद कर लीजिए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को आपको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा ध्यान रख लें। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आपको याद आएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जब याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा बनारस अधिवेशन 1905। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कांग्रेस की कार्यकारी समिति कांग्रेस की जो है कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो भारत विभाजन के बारे में पूछेगा, तो ये जो है आपको 14 जून 1947 को 14 जून 1947 को भारत विभाजन याद आएगा। तो आपको याद आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन भी याद आएगा, 3 जून 1947 का भी याद आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस प्रश्न के अनुसार से। तो 14 जून 1947 को जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। किसके द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा हो जाएगा। बी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 8 अप्रैल 1857, जो मंगल पांडे से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, फिर यहाँ नहीं आ गया है, इसको मुख्य रूप से ध्यान देना है, नहीं आया है। तो नहीं में क्या पूछ रहा है, तो बहावी आंदोलन कहाँ नहीं रहा, तो असम में नहीं रहा, असम में जो है नहीं रहा, परंतु बंगाल में संयुक्त प्रांत में इसका जो है बहावी आंदोलन का क्षेत्र रहा था। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, इसमें कह रहा पुस्तक एरिया ऑफ द डार्कनेस, क्या कह रहा पुस्तक एरिया ऑफ द डार्कनेस का लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा V.S. नायपॉल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि सूची को मिलाना है और उसके अनुसार से कूट को चयन करके आंसर निकालना है। तो पहला देख लीजिए, इसमें दिया गया है आपको सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुआ था आपको, तो सूरत की संधि हो जाएगा 1775 में जो है सूरत का संधि हो गया था। नेक्स्ट है आपको पूना की संधि। तो पूना की संधि हो गया था वो कब, 1817 में। उसके बाद आपको आता है पूना की संधि के बाद पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो हो गया था वो आपको हुआ था कब,
तो 1665 में हो गया था आपको पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है आपको देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। इस संधि वाले प्रश्न को आप अवश्य करके देखें, अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है और परफेक्ट ईयर नहीं याद रहने पे ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है। परंतु अगर आप 4 में से 2-3 का भी जान रहे होते हैं तो इसका आंसर निकल पाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, इसका कूट जो है वो सी नंबर बन के आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, जिसमें है आपके सामने में, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त जो है ना, गुप्त काल इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको देखना भी और आपको है तो देख लीजिए गुप्त काल से। तो गुप्त काल में जो कह रहा है जानकारी किसके मिलती है? तो मृच्छकटिकम, ये जो मृच्छकटिकम है ये इसी से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग देश खारवेल भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कौन कह रहा है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। और अगर हुनों के आक्रमण के बारे में पूछे तो यही हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुन से भी क्वेश्चन बनता है, तो हुन के बारे में अगर पूछे तो वो भी स्कंदगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो कैलाश मंदिर जो है वो पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस जो है मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो ये इतिहासकार है कोई, ये कथन को लिखा था चंद्रगुप्त के बारे के विषय में, तो ये हो जाएगा आपको एरियन जो है इन्हीं के द्वारा ये कथन लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क से संवेदन कितने समय लग रहता है? तो कितने समय तक संवेदन रहता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1/10 सेकेंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको जो है आइरिस जो है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का जब नियंत्रण की बात होगी तो आप आइरिस लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने में रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा, वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितना भाग प्लाज्मा रहता है? तो ये हो जाएगा आपको 55 से 60% भाग जो है वो प्लाज्मा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न में है एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा फ्लोरिजिन। क्या हो जाएगा? फ्लोरिजिन जो हार्मोन है ये उत्तरदायी होगा पुष्पन के लिए। नेक्स्ट में आपको इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा है, ये परावर्तन व अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष जो है 2 और जगह आपको मिलेगा, मैं बता दूं। पहला होगा मिशन इंद्रधनुष और एक होगा आपको इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो होगा वो बैंकिंग सुधार से संबंधित हो जाएगा, अब मिशन इंद्रधनुष जो हो जाएगा वो आपको टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें इंद्रधनुष से। नेक्स्ट प्रश्न में है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सहसंजक बल हो जाएगा। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण के बल को क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा आपको सहसंजक बल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसके बारे में पूछा, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा अभिकारक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जब घोलिएगा तो उसमें क्या मुक्त होगा? तो उसमें होगा जो OH जो है आयन मुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको नींबू का रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2.24 हो जाएगा। pH मान से 2 इम्पोर्टेंट बात रख लीजिए,
से जो कम हो जाएगा वो हो जाएगा अम्लीय, और इससे जो अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। ये दो इंपॉर्टेंट रखिए, कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो बादल जो है, बादल और वायुमंडल का तैरना वो किस कारण से हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको क्षयणता के कारण से। क्षयणता के कारण से तैरना अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो ऐसा पौधे के बारे में पूछ रहा है जो छाया में पनपता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे सियोफाइटस। क्या कहेंगे? सियोफाइटस। सियोफाइटस जो है वो छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं। 47 में है मैनरहीन। क्या कह रहा है? मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है आपको रूस एवं फिनलैंड के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस पूछ रहा है आपको 22 मई को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आपको हमने बताया 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की जो है शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा आपको जो है 2007 में NFSM की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति के प्रकलन के माप के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सेट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे उनको यहाँ पे किया गया है, जो आने वाले क्वेश्चन में और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर जो कुशीनीरा जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, और इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पता होगा आपको फल्गु नदी को निरंजना नदी भी बोलते हैं, और ये गया में है। कहाँ पे है? गया में है। और अभी आपको पता होगा करंट का क्वेश्चन है, गया में अभी जो रबर डैम बना है और उसका उद्घाटन नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार के द्वारा किया गया है। अब आगे देख लीजिए इसमें और कौन सा स्मरणीय तथ्य दिया गया है बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के बारे में देखिए यहाँ और क्या कहा गया है, जो बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो क्रमशः। तो सबसे पहला सारनाथ में दिया था, और सबसे अधिक पूछे कहाँ दिया था? तो वो श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जो बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना तो नहीं है परंतु पुनर्जन्म को मानता है। नेक्स्ट में है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। तो ये नाम याद रखिएगा, आम्रपाली। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, सर एडविन अर्नाल्ड से क्या कह रहा है? सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा था। तो आप पूछ ले क्वेश्चन में एशिया का ज्योतिष पुंज बुद्ध को किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड के द्वारा कहा गया था। अब देखिए इसके संबंधित जो 4 जो बौद्ध संगति हुई थी, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कभी आपको मैचिंग कराने के लिए, कभी इसका अध्यक्ष तो कभी इसका ईस्वी तो कभी इसका जो है स्थान पूछ लेता है। यहाँ क्रम से दिया गया है, ये आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। देखिए पहला है प्रथम संगति 483, इसको क्रम से इस तरह से याद करिए, 483, 383, 250 और 98, ये आपको याद हो जाएगा। 483, 383, 250 और 98। अब देखिए इसका जो है
स्थान कहाँ कहाँ है, तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन जम्मू कश्मीर। तो कुंडलवन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर। राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन जम्मू कश्मीर। इसका अध्यक्ष देखिए महाकश्यप, सबाकामी, मुगलीपुत्तिस और वसुमित्र। यहाँ पे वसुमित्र और अश्वघोष 2 हो जाएगा। अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष था। शासक देखिए यहाँ पे अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क। इस तरह से क्रम में चारों को याद कर लीजिए, एक एक करके सिंगल करने में। प्रथम संगति 483, राजगिरी, महाकश्यप, अजातशत्रु, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। अब कभी आपको शासक पूछ ले कि तृतीय बौद्ध संगति का जो है किस शासक के काल में हुआ था, तो आप क्रम से कर लेंगे, अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क, तो सटाक से पता चल जाएगा कनिष्क हो जाएगा। अगर पूछे किस स्थान पे हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, तो आपको क्रम याद रहेगा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो कुंडल जम्मू कश्मीर आप आराम से खोज लेंगे। आप ऐसे क्रम से करने में डिफिकल्टी हो सकती है, ये मेरा अपना मानना। अगर आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से आप इसको आराम से क्रम में अरेंज करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। जैन धर्म के बारे में बताया गया। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः कौन थे, तो अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ। ये अक्सर 23वें और 22वें के बारे में पूछते हैं, तो अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 22वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। कौन, महावीर स्वामी जो है 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, इसमें है आपको महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा महावीर के बचपन का नाम। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ ऋजुपालिका आ गया। अब बुद्ध में क्या आ गया था, वहाँ पे फल्गु नदी के किनारे हो गया था। इनको साल के वृक्ष में हुआ था और उनको पीपल के वृक्ष में। तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। कितना में, तो 11 गंधारों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। शास्त्रवाद और अनेकात्वाद संबंधित है किससे, तो जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम जो था वो क्या था, तो चंपा से प्रथम जैन भिक्षुणी थे। अब है महावीर के प्रथम अनुयायी, क्या कह रहा है, महावीर के प्रथम अनुयायी जो है कौन थे, तो उनके दामाद जिनका नाम क्या था, जामिल। नेक्स्ट है जैन संगति भी देख लीजिए। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। द्वितीय जैन संगति 512 ईसा में हुआ था और इसके स्थल जो कहाँ पे, तो बल्लभी में हुआ था और इसका अध्यक्ष जो है क्षमाश्रवण थे। कौन थे, क्षमाश्रवण। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जैन धर्म बौद्ध धर्म से, जहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगामी एग्जाम में भी देखेंगे आपको और आने वाले एग्जाम में मिलते ही रहते हैं। अब अगला सेट देख लीजिए जो है कि सेट नंबर 5 है और ये 5000 क्वेश्चन का लगातार बैक टू बैक सेट अपलोड कराया जा रहा है आपके लिए। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको कंटिन्यू देख के कवर अप कीजिए। और इसमें सारे सेक्शन से क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं, तो आपको ये नहीं होगा कि हम एक ही सेक्शन को कवर कर पा रहे हैं। अगर इस सेट को आप कंटिन्यू कवर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप सारे सेक्शन को कवर कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपको साइंस का क्वेश्चन हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सेट नंबर 5 का। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, फिरोज शाह मेहता, क्या कह रहा है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी जो है एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो किस वर्ष स्थापना किया गया था, ये आपको 1885 में किया गया था और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको याद हो तो 1885 में ही जो है कांग्रेस का भी जो है स्थापना हुआ था। कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था 1885 में। कब, तो 28 दिसंबर को हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको मृत घाटी जिसको डेथ वैली बोलते हैं क्यों प्रसिद्ध है। डेथ वैली के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो है अत्यधिक उष्णता के कारण ही जो ये प्रसिद्ध है। अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है डेथ वैली। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जलोढ़ मृदा, क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी जो है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे करेक्ट के बारे में पूछा गया, कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है आपको, जो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों घाटियों में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ, डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है, एकदम सही बात है। दूसरा है आपको
जो प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाले इन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, इनको बांगर नहीं बोलते हैं। जलोढ़ मृदा को पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि ये बात भी सही है। तो पहला और दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा, और ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, और पहला तीसरा आपको ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ये इसका डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न में सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है कब? सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होता है? तो ये होगा जब जो है आपको चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में है यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है शीर्ष पे है? तो यूरेनियम के भंडार में पूछेगा तो यूरेनियम में हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ ले आपसे जो है गन्ना में कौन सा देश हो जाएगा, तो गन्ना में हो जाएगा ब्राज़ील। गन्ना में कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। अब नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए फिर यहाँ नहीं वाला शब्द आ गया है, इसको हमेशा हाईलाइट करके रखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए जो लास्ट में है ना डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये एकदम बिल्कुल गलत मैच किया हुआ है, और यही अपना सही आंसर होगा। बाकी दिया है 10 डिग्री चैनल जो है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप में है, एकदम सही मैच किया हुआ है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में एकदम सही मैच किया हुआ, और मलक्का जल संधि जो आपको अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर में है, ये सही है। तो फर्स्ट 3 जो है जो आपको एकदम करेक्ट मैच किया हुआ है, और डी नंबर में डेविस जल संधि जो है ये आपको गलत मैच किया गया है। अगले प्रश्न में है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? तो ये आपको जो है बहुत ही चर्चा में रहा था करंट अफेयर्स में, भितरकनिका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन, सबको पता होगा इसका आंसर। ये हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन, ऑप्शन नंबर ए में जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत के बारे में जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो क्या करा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया गया था एजी टोंसले। ये बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो हैं आपको नर्मदा हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको माही हो जाएगा, और उसके बाद ताप्ती। नर्मदा, माही, ताप्ती ये तीनों नदी जो है आपको पश्चिम की ओर बहने वाली हो जाएगी, जबकि महानदी नहीं होगी। तो 3 याद रखना, नर्मदा, माही और ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया से होता है? तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीकरण के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? फिर देखिए नहीं आया गया है, ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत सुचालक है? अधातु विद्युत सुचालक पूछ रहा है, कौन सा है सुचालक, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन, लगभग सबको पता होगा, आइसोप्रीन का जो है बहुलक है रबर। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, इसमें कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? ये दर्पण से है क्वेश्चन, एक ने क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो है समतल और उत्तल से में जो है आपको प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, जो कि वास्तविक वस्तु से हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न में है विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न में है आपको क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें कह रहा है निम्न में से
कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां है। तो पृथक्करण विधियां के बारे में पूछ रहा है। तो ये देखिए रवाकरण हो जाएगा पहला, दूसरा आसवान हो जाएगा, निस्यनंदन हो जाएगा और ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, मनुष्य में जो है मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग जो किस हार्मोन का स्रावन करता है। तो ये हो जाएगा आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और उपरिस्थित। ये सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, जिसमें पहला सूची में आपको दिया विटामिन दिया गया है, दूसरे में उसके प्रभाव को दिया गया है। तो मिला लेते हैं। पहला में आपको दिया टेकेफेरॉल। टेकेफेरॉल जो है वो चल जाएगा आपको जनन क्षमता की कमी। ऑप्शन नंबर जो है 3 में मैच कर जाएगा टेकेफेरॉल। नेक्स्ट दिया हुआ आपको नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन जो है वो चल जाएगा आपको चोट लगने से रक्त का थक्का जो है न बनना। ये जो है चोट लगने के कारण रक्त का थक्का न बनना जो है जमने का अधिक स्राव, ये हो जाएगा आपको नेफ्थोक्विनोन से। अब आता है थायमिन। थायमिन आपको हो जाएगा बेरी रोग से। किससे हो जाएगा? थायमिन बेरी रोग से हो जाएगा। और लास्ट में जो बनता है आपको साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन जो है वो आपको हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ से, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 4 में। तो इस प्रकार से जब इसका क्रम मिलाएंगे तो आंसर जो है वो निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, जिसमें कह रहा है आपको अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन ग्रह जो है किसके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा कूटपाद के द्वारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा जूल जो है ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है। तो किसका पूछ रहा है? सहकारी समितियों का जो उपबंध किया गया वो किस भाग में किया गया है। तो किया गया है वो आपको 9 ख में। कहाँ किया गया? 9 ख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में देख लीजिए, आपके सामने में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ कथन दिया गया है, उसमें देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। इसमें दिया गया है ना, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करती है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ये गलत बात हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का करता है, जबकि जो है और उच्च न्यायालय जो है आपको 6 प्रकार करता है। तो यहाँ उच्चतम दे दिया है, इसलिए ये गलत। उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार का ही रिट जारी करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। एकदम ये सही बात है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। सिर्फ दूसरा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपके सामने में, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो मौलिक कर्तव्य देखिए, जिसमें 4 कथन दिया गया है, चारों को देख लेते हैं इसमें कौन कौन सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सही है। तो पहला देख लीजिए, इसमें ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एकदम सही बात है। कौन सा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। क्या क्या था? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ये बात तो गलत हो जाएगा। ये जो 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, यहाँ सुझाव दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जोड़ा 10 गया था, सुझाव 8 का। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये सही बात है, 10 जोड़ा गया था। 8 सुझाव दिया था लेकिन जोड़ा 10 गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, तो ये गलत है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं, लास्ट में 1 जोड़ा गया है, तो पहले 10 जोड़े गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1, 2, 3 होगा और चौथा जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, 1919 अधिनियम क्या कह रहा है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो 1919 के बारे में प्रमुख विशेषताएं पूछते हैं, तो देख लीजिए इसमें केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही बात है। प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था, ये भी सही बात है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब इसका तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 27 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है आपको
कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ये सोचा गया था आपको डॉक्टर जॉन मैथाई को। डॉक्टर जॉन मैथाई इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, 28 नंबर में है। इसमें है आपको निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निषेधक तत्व सिद्धांत नहीं है? तो नीति निषेधक तत्व का सिद्धांत नहीं है तो ये हो जाएगा आपको अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये इसका सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, ये सब तो था। इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको अवध, क्योंकि अवध को कुशासन के आधार पे 1856 में जो है शामिल किया गया था। बाद में इसको ऑस्ट्रम के रिपोर्ट पे छोड़ना पड़ा था। तो ये सब को तो शामिल किया गया था, बट इसको जो है वो जो है बाद में जो है किया गया था, और 1856 में जो है इसको ऐड किया गया, और फिर बाद में ऑस्ट्रम के रिपोर्ट पे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में हुए किसान आंदोलन प्रथम भारतीय किसान जो स्कूल को स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या कर रहा है, किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो UNG रंगा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो रहता है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही आपको इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो ये जो है 1909 के लाहौर अधिवेशन में जो है अस्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अवश्य रूप से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये जो है ना 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? क्या कह रहा है? सही नहीं है, सही नहीं है। तो पढ़ लीजिए इसका कौन कौन सा कथन सही नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठित किया गया था, जो कि बात सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये बात भी सत्य है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, एकदम सही बात है। और नेक्स्ट है, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये जो है ना गलत बात हो जाएगा। बाकी 3 कथन सही है, और गलत पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, जो कि है आपको 36 नंबर में। इसमें कह रहा है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो ये आपको जो है ना हड़प्पा सभ्यता काल में सर्वप्रथम चांदी पाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, जिसमें है आपको 37 नंबर में, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि ना हर्ष के द्वारा जो है धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु को है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिंबिसार भेजा था। कौन? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। MBT बहुत इंपॉर्टेंट है, MBT इसी के काल में जो है आपको इब्न बतूता भारत आया था। और अब पूछ ले इब्न बतूता कहाँ का जो यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था दोस्तों, याद रख लेंगे, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी
कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न में तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो तारीख मुबारक शाही ये जो है आपको ना याह्या बिन अहमद सरहिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख मुबारक शाही पुस्तक जो है रचना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो वायसराय का कार्यकाल लंबा पूछे तो लॉर्ड लिनलिथगो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के समय में जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसके लिनलिथगो, तो गो से याद रख लीजिएगा, अंग्रेज गो, तो अंग्रेज गो कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब? तो 1942 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जानवरों एवं पौधों का जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जिसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें विदेशी निवासियों की आय जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है। निजी प्रेषण शामिल होता है, बाह्य ऋणों और ब्याज की प्राप्ति शामिल होता है, और बाह्य अनुदान ये भी शामिल होता है, बट निजी निवासियों की आय जो शामिल नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको 47 नंबर का है। 47 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपको कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण, क्या कह रहा है? बाजार में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण करने के लिए साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो खरीद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है जारी नहीं की जाती है, और इससे पहले भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, पर अब जो वर्तमान समय में इसको बंद कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपको भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1982 में। इसको एग्जिम बैंक बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक। तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 50 नंबर में, इसमें करा वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMF। इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी के द्वारा जो है वैश्विक अस्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना अगर पूछ ले कब किया गया था, तो ये जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया था। 1944 में इसका हुआ था यह स्थापना, और इसको ट्विंस सिस्टर यानी जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को। दोस्तों इस पूरे सेट में हमने पूरे जो है 150 क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें कि हमने 3 सेट को देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने बताए हैं, और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमको जो है सब्सक्राइबर बढ़े, और अभी हमको इसकी ज़रूरत है दोस्तों आपका सपोर्ट का। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।